पर आपकी सरकार पर आरोप जो लगते हैं और खासतौर से ब्राह्मणों को लेकर के आपने जो दो बातें गिनाई वो पूरे हिंदू समाज की हो सकती हैं, पर जब ब्राह्मणों की आप बात करते हैं तो खुशी दुबे का जब जिक्र आता है तब आपकी सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप देखिए, लगता है। आपको लगता है कि ये चुनौती हो गई ये मुद्दा? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में हमने जाति धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लिए। जिसने भी कानून तोड़ा हमने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। देखिए, राजसत्ताएं भावुकता से नहीं चलती, हमको निर्णय लेने पड़ेंगे। कहीं अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, मेरे जानकारी में आया है, और समय आएगा तो मैं जरूर इसका दूध का पानी का पानी करूंगा। और आपकी बातों से मैं अवगत हूं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का सम्मान केवल भाजपा में ही है। और आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में आप घूमेंगे, ब्राह्मण समाज सिर्फ भाजपा की बात करता है, क्योंकि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ काम किया है। आप मान रहे हैं कि खुशी दुबे मामले में कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ की है? अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी है तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी, जहां कहीं ब्राह्मण समाज को सताने की बात आई, मैं खड़ा हुआ उनके साथ, और किसी को भी प्रताड़ित न होने पड़े इस बात की मैंने गारंटी ली। मैं खड़ा हुआ, कई बार मैंने अधिकारियों को इस बारे में लताड़ भी लगाई। कुछ आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से अलग से इन्वेस्टिगेशन इस मामले पे? जरूर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जैसे ही सामने आएगा आप एकदम चिंता न करें, हमारी सरकार सच्चाई के साथ रहेगी। आप ब्राह्मण फेस हैं बड़ा नेता के तौर पर यूपी में, लेकिन टिकट अभी तक जब सीट फाइनल होने की बात हो रही है उसमें इतना लेट क्यों हो जा रहा है? देखिए, एक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, और चूंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है, तो हम चरण के हिसाब से टिकटों का डिक्लेरेशन केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, और समय रहते सब कुछ सही ढंग से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ब्राह्मण से दूसरे मुद्दे पे आ जाता हूँ, और उस मुद्दे पे आ जाता हूँ जो जिक्र आपने किया था हिंदुत्व को लेकर के। जब आपने काम किया, लॉ एंड ऑर्डर आपका बेहतर रहा, तमाम सब चीज़ें अच्छी रहीं, तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ी है कैराना से मथुरा तक जाने की? अब वोट मांगने हम प्रथम चरण में कैराना है तो मैं क्या करूं? प्रथम चरण में अगर मुजफ्फरनगर आता है तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्या हालत समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए थे, हम लोगों को याद न दिलाएं। मुजफ्फरनगर में, पूरे प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे सपा के शासनकाल में हुए थे। और आपको याद होगा वहां पर शरणार्थी शिविर लगे थे। जाड़े का दिन था, मैं पार्लियामेंट में था, मैं उस समय राज्यसभा में था। अखबार में पढ़ा कि 50 से अधिक बच्चे मारे गए थे एक दिन में, नवजात शिशु जाड़े के कारण मर गए थे। समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों को लोग भूले नहीं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर जिस ढंग से आक्रांताओं ने काम किया था, हमारी बेटियों पर, उनकी अस्मत पर खतरा बन करके निकले थे, और हमारी सरकार ने उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है कि अब जीवन में वो दंगा करने को भूल गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में पूरे 5 वर्ष बीत गए हैं, एक दंगा नहीं हुआ है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरा प्रदेश अमन चैन के साथ रह रहा है, और इसीलिए हम वहां गए। हमने लोगों को बताया कि यही वो लोग हैं जिन लोगों ने कैराना और मुजफ्फरनगर छोड़ने पर मुझे विपक्ष किया था। आज उन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी ने गठजोड़ किया है। पर पोलराइजेशन तो होता है ना। देखिए, हमारे को मतलब है कि लोगों को याद दिलाना कि उत्तर प्रदेश में कानून के भंजक कौन लोग हैं, कानून व्यवस्था किन लोगों ने ध्वस्त की थी, किन लोगों ने कानून व्यवस्था गुंडे माफियाओं के हाथ में सौंप दी थी। हमारी जिम्मेदारी है लोगों को हम बताएं। लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि जब मतदान हो, मतदान से पहले लोगों के बीच में जाकर हम सच्चाई और बुराई के बारे में चर्चा करें। तो मथुरा जाने की जरूरत क्यों पड़ी फिर? देखिए, मथुरा भी उत्तर प्रदेश में ही आता, वहां भी चुनाव प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में ही है, और हम लगातार प्रदेश में जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पूरब की ओर जाएंगे, मध्य की ओर जाएंगे, बुंदेलखंड जाएंगे। ब्रजेश जी, आखिरी सवाल, मथुरा में जाकर के बार बार आपके नेता अब कह रहे हैं कि यहाँ भी कुछ बदलेंगे, क्या बदल देंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भारत में रहता है और वो ये कहे कि उसके धर्मस्थल अच्छे और बेहतर सुंदर ना हो? कौन एक व्यक्ति है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। श्रद्धेय अटल जी हमारे प्रणेता हैं। श्रद्धेय अटल जी एक बार इंडोनेशिया गए थे, वहां उन्होंने रामलीला देखा, मुस्लिम कंट्री है और वहां पर लोग रामलीला प्रतिवर्ष खेलते हैं। तो अटल जी ने वहां के लोगों से पूछा कि आप लोग मुस्लिम समाज से आते हो और रामलीला खेलते हो, रामलीला देखते हो? तो इंडोनेशिया के लोगों ने जवाब दिया, हम धर्म बदल सकते हैं लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। ये भारत की संस्कृति है। राम, कृष्ण, सीता, हनुमान जी, ये हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है, हमारे रग रग में है। और कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जहां संस्कृति हो, जहां सांस्कृतिक विरासत हो, और बेहतर न बने और खूबसूरत न बने। आपने इंडोनेशिया का जिक्र किया तो मैं भी गया था वहाँ के सुल्तान के महल में
हर इतवार को रामायण का पाठ होता है। वही मैं कहता हूँ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।